लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कूलाम्बिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जाना था, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और कूलाम के नियम के नाम से जाना था। और उसमें फार्मूला आपने पढ़ा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब स्क्वायर होता है, पढ़ के आए हो इसका मतलब। और यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन। कोई भी फोर्स हो यूनिट न्यूटन। K की वैल्यू सबको पता है ना, 9 इंटू 10⁻⁹ पता है। इसको लिखने की एक और स्टाइल होती है K को लिखने का, है कि नहीं है? 1 अपान यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है कि नहीं है? चाहे एयर का हो चाहे वैक्यूम का हो, ई नॉट कहलाता है ना। और ई नॉट को जानते ही क्या कहलाता है? वैल्यू लिखी जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद होगा सबको। बट इसकी यूनिट और इसकी यूनिट एक दूसरे की इनवर्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बस इसको पलट दो, इसकी यूनिट हो जाती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सबको घर के लिए होमवर्क दिया गया था 1 कूलाम की डेफिनेशन, पहले 1 कूलाम की डेफिनेशन जरूरी था। और सेकंड इन दोनों का डायमेंशन, अच्छा किसी एक का डायमेंशन फार्मूला निकाला होगा तो पलट दोगे तो इसका हो गया होगा, है ना। तो फिर मैं ये सब अब करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ मेन वो चीज जो 1 कूलाम की डेफिनेशन मैंने आपको दिया था। 1 कूलाम की डेफिनेशन अगर ध्यान से देखो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहीं पर अगर जो ये फार्मूला है मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मुझे किसकी डेफिनेशन पूछा है उन्होंने? 1 कूलाम की ना। तो अगर मान लो ये मेरा Q1 चार्ज है और ये मेरा Q2 चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R, यही है ना। अगर मैं ये कहूँ मुझे 1 कूलाम की डेफिनेशन बोला गया है तो Q1 बराबर Q2 कर दूं बराबर प्लस 1 कूलाम, क्योंकि मुझे 1 कूलाम की डेफिनेशन देना है। तो मैंने Q1 बराबर Q2 क्या कर दिया? प्लस 1 कूलाम। अब बताओ दोनों ही प्लस 1 कूलाम है तो दोनों पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे? पास पास। किधर? पास पास। बेटा मेरे बताने पर तुम ना चलना, मैं गलते बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। और कभी कभी सही भी बता दूंगा, उसी में पता लग जाएगा कि तुम लोग क्या हो, ठीक है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहना कि मैं भाई दोनों पॉजिटिव है तो दूर ही दूर जाएंगे। अब दोनों दूर दूर जाएंगे। अब मैं सारी वैल्यू रखता हूं और R बराबर में जानबूझ करके 1 मीटर ले लेता हूं। R बराबर जानबूझ के कितना कर लिया मैंने? फिजिक्स की ये स्टैंडर्ड तरीका होता है फिजिक्स में किसी भी डेफिनेशन को देने का, किसी भी डेफिनेशन को बताने का। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है। जिस भी चीज को बताना है, जिससे डिफाइन करना हो वो रोक लो, बाकी सबको एक एक कर दो। ना भरोसा हो तो दिखाता हूं। आपने क्या पढ़ा था? चाल बराबर दूरी बटा समय, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना चले, कितनी दूरी तय किया, उसे कहते हैं चाल, स्पीड पर यूनिट टाइम। तो जो बाकी जिसके टर्म में बताना है उसको रोक लो, बाकी पूरी दुनिया को क्या कर दो? एक। देखो क्या बताने आए हो? 1 कूलाम तो Q1 बराबर Q2 क्या ले लिया मैंने? बाकी सबको मैंने क्या लिख लिया? R बराबर 1 मीटर। F बराबर भी तुम क्या ले लो? 1 न्यूटन। लेकिन K बराबर है कितना? 9 गुणे 10 घाते 9। अरे याद है तुमको K बराबर कितना है? 9 गुणे 10 घाते 9। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर तो Q1 Q2 को 1 कूलाम करना है कि नहीं? 1 कूलाम की डेफिनेशन बताना है। तो अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, अगर मैं यहां पर लिखूं F इक्वल टू, सुनना ध्यान से अच्छे से, K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹ Q1 गुणे Q2 कितना है? 1 कूलाम। 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम अपॉन में 1 गुणे 1 अपॉन 1 इंटू 1 स्क्वायर 1। कुछ फर्क पड़ा? केवल क्या आया? F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इतना फोर्स आता है। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ लेकिन इतना फोर्स आया कब आया? तो 1 कूलाम की डेफिनेशन अगर आपसे कोई कहे तो 1 कूलाम का आवेश वो आवेश है, 1 कूलाम का चार्ज वो चार्ज है जो दूसरे सेम अमाउंट और सेम नेचर वाले चार्ज पर, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा हो? R डिस्टेंस नहीं, R की वैल्यू आपने जानबूझ के 1 मीटर लिया है, जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी रखे हुए, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए चार्ज पर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगाए। इतना फोर्स अगर लगाता है तो वो भी 1 कूलाम चार्ज की टर्म में डेफिनेशन में आता है। 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन केवल यही नहीं काफी है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर दिया तो इतना आ जाएगा। बल्कि 1 कूलाम इस तरीके से भी बता जा सकता है कि F इक्वल टू कितना लगाए? 9 गुणे 10 घाते 9। अगर एक चार्ज, 2 चार्ज ले लीजिए और दोनों कितनी मीटर की दूरी पर रखे हों? 1 मीटर की दूरी पर, तो ये दोनों, ये चार्ज 1 कूलाम तब कहा जाएगा जब 1 मीटर की दूरी पर भी रखे हो और कितना फोर्स लगाएं दूसरे पर? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाएं। तो ये 2 तरीका हो जाता है बताने का 1 कूलाम डेफिनेशन।
आप लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे थे मुझे। चलिए इसकी आगे लेकर के चलते हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई थी, याद आया? अरे किसी को पता है इसकी कितनी प्रॉपर्टीज? अरे इसकी कई प्रॉपर्टी तुमने 5 पढ़ ली थी या 7? अरे 7 तो मैंने जानबूझ के पढ़ाया था। पढ़ा सीखा कितना था? केवल ओरिजिनल में 5 ही तो सीखा था। पहली प्रॉपर्टी का नाम, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी भाई सबने पढ़ा था, क्या ये इक्वल, हाँ क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान होते हैं, है कि नहीं है, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये सबको याद है कि नहीं? अपोजिट इन डायरेक्शन पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, है कि नहीं है? तीसरी बात अगर बात करी जाए तो क्या चीज? अट्रैक्शन, आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बेटा। आकर्षण का कब होगा जानते हो, प्रतिकर्षण का कब होता है आप जानते हो, है कि नहीं है? चौथी अगर बात करी जाए तो, है ना, सेंट्रल है, केंद्रीय बल होता है नहीं होता है कि सेंट्रल है और कंजर्वेटिव है। अब सबको पता है कि सेंट्रल फोर्स वो होते हैं, है ना, या संरक्षी बल वे होते, सेंट्रल केंद्रीय बल या संरक्षी बल क्या बल होते हैं? जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वो होता है आपका सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। और पांचवी बात जो मैंने आपको बताई थी, जिससे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे न्यूमेरिकल लगता है, और वही पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर ये 2 चार्ज रखे हैं बेटा ना, तो इन दोनों के सेंटर को लाइन से मिला दीजिए। जो भी फोर्स लगना होगा वो इसी लाइन पर लगेगा, इसी लाइन पर लगेगा, और किसी लाइन पर लग ही नहीं सकता। कहीं भी रख लो, एक चार्ज यहां रखा और एक चार्ज यहां रख दिया, अभी भी फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। क्या ये सही है तरीका? तो वो तो चुपचाप बैठा है, उसको तो कोई जोड़ ही नहीं रहा है। तो जब भी जिन भी 2 चार्जेस पे फोर्स की बात करना, हमेशा सबसे पहले उन दोनों को एक लाइन से जोड़ लेना, फिर उस पे फोर्स लगाना। बिना लाइन से जोड़े फोर्स नहीं लगाना है। पहले जिस भी चार्ज की वजह से, इसका वजह से इस पर फोर्स बताना है, इसका वजह से इस पर फोर्स बताना है, तो जिस पर भी बताना है ताकत, जिस पर भी बतानी है बल, हमेशा क्या करना? लाइन से सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन से उनको जोड़ देना। अब आपको यह चेक करना है कि इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो बताओ मैं दूर दूर को बाहर को दिखाऊं फोर्स या अंदर को दिखाऊं? अगर दोनों प्लस प्लस है तो मुझे फोर्स ऐसे दिखाना पड़ेगा, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी है ना, तो भी मेरा सही है, नहीं सही है? सही है। लेकिन अगर गलती से भी मैंने ये कर दिया ना, फिर ये सही नहीं है। फिर आप सबको पता है भाई कि प्लस है और माइनस है, अब क्या होगा? अंदर की ओर फोर्स लगने लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? माइनस होगा तो अंदर की तरफ कर देना, और प्लस होगा तो बाहर की तरफ कर देना। इतना याद होना चाहिए बस। बात समझ में आई ना? ये सब आगे हम सीखेंगे और बहुत अच्छे से। छठवां पॉइंट मैंने आपको बताया था, इट इज 2 बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स। द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2 बॉडी इंटरेक्शन। इसको किसी तीसरे से मतलब क्यों नहीं मतलब है? आइए सीखते हैं, उस चीज को हम डिटेलिंग करते हैं कि क्यों नहीं मतलब है किसी तीसरे चार्ज से, कैसे ये स्वतंत्र है। 2 हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो मैं बहुत रफ सवाल लगवाता हूं एकदम, अभी देखोगे तो आप लोग उड़ा दोगे हल्के में कि सर ये भी कोई सवाल था। देखिए ध्यान से, ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास है Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलाम, अच्छा 4 कूलाम लेते हैं, ठीक है, और Q2 बराबर लेते हैं 6 माइक्रोकूलाम, कूलाम ही लेते हैं ताकि शुरू में आपको कठिनाइयां ना मिले। ओके, और ये एक दूसरे से बेटा, ठीक है, ये रखे हैं कितने मीटर डिस्टेंस पर रखवा दूं मैं? 3 मीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कितने डिस्टेंस पे रखे एक दूसरे से? 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। मैंने सवाल पूछा कि बताइए इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो मैंने न्यूमेरिकल 1 लगवाया। अब ध्यान से देखो, इसका डायग्राम भी बनवा देता हूं, देख लो इधर डायग्राम देखो ध्यान से। ये हो गया आपका Q1, कितना है आपका Q1? 4 कूलाम, और इससे यहां पर कितना रखा है? Q2 कितना है आपका? 6 कूलाम, और डिस्टेंस कितना इनके बीच में दिया है? 3 मीटर। सब प्लस प्लस है बेटा, चिंता करने का विषय नहीं है कि सर क्या होगा, है ना। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब इनके बीच में मैंने फोर्स पूछा, कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला याद है सबको? अभी तक केवल 2 ये फार्मूला बताया, Q = NE और F = K Q1 Q2/r²। रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए बेटा, ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ भूल जाओ। मेरा फोन अगर तुम्हारे पास चला गया ना, तो तुम अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिए तो मार दूंगा मैं तुम्हें। सीधे करना सर F = K Q1 Q2/r², खुश हो जाएगा मैं, फिर आशीर्वाद देगा। आइए, F = K Q1 Q2/r²। K का वैल्यू आता है आपको? हाँ वो बताया गया है आपको, 9 × 10⁻⁹। अब जो दिया है उन्होंने,
जो जो दिया है सवाल में वो सब रखते जाइए और सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान सा लग जाएगा। Q1 की जगह पर दिया है 4, Q2 की जगह पर दिया है 6, अपॉन में अपॉन कर R स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 से 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 4 छके 24 आया, गुणे 10 घाते कितना बेटा 9 न्यूटन का फोर्स आ गया। लेकिन फिजिक्स में लिखने का तरीका होता है कि एक डेसिमल लगाइए, डेसिमल है नहीं, जबरदस्ती लाओगे तो 2.4 इंटू 10 पावर 10 हो जाएगा। अभी इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए। क्या ये फोर्स आया कि नहीं आया? मैं तीसरा एक और लेकर के आता हूं यहां पर, Q3 एक और लेकर के आया, और अब इस पर फोर्स बताना है। जो भी Q3 की वैल्यू दिया जाएगा, है ना, Q3 की वैल्यू मुझे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और डिस्टेंस जो भी रख दूंगा मैं, मान लेते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। Q3 कितनी डिस्टेंस पर? दोनों से 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहले फोर्स बताने से पहले आप लोग क्या करेंगे? लाइन मिलाएंगे ना, फोर्स बताने से पहले क्या मिलेंगे? लाइन। अब मेरा एक सवाल है, और ये सब ऐसे रखे गए हैं एकदम प्यार से। अब बताइए, क्या इन दोनों का फोर्स बदल जाएगा या वही रहेगा? इन दोनों का फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बदल जाएगा, वही रहेगा? क्यों? क्योंकि ना Q1 की वैल्यू बदल रही है, ना Q2 की वैल्यू बदल रही है। Q1 कितना है? 4 कूलाम, Q2 कितना है? 6 कूलाम। जरा देख के बताओ, जब मैं तीसरा ये लेकर के आया तो क्या Q1 की वैल्यू बदल गई? ये 4 कूलाम से 5 कूलाम हो गया? नहीं, वही रहा। ये 6 कूलाम से 4 कूलाम हो गया? नहीं ना, वही तो रहा, और डिस्टेंस वही रही। इसलिए इसको किसी तीसरे से फर्क, तो ये वो पॉइंट है कि इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स, ये द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है, कोई तीसरा हो या ना हो इसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है ना, तीसरा मार्कर वहां बैठा है, रोए गाए कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो बना रहेगा। बात समझे ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और किसी एक की बात करोगे तो, किसी एक पर लगने वाले फोर्स की बात करोगे तो, पहले केवल जब ये नहीं था तो इस पर अकेले कौन फोर्स लगा रहा था? 1, तो आप इस पे लगा रहे थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, लेकिन क्या जैसे ही तीसरा आया, क्या ये भी इस पे लगाएगा फोर्स कि नहीं लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा बेटा? लगाएगा। क्या मैंने डायरेक्शन सही बनाई है ये वाली? और क्या जो तीसरा फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा? सोच के बताओ। क्या तीसरा जो है ना, Q3 1 मीटर, थोड़ी 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है, और Q3 है 5 कूलाम प्लस 5 कूलाम। क्या मैंने Q3 में जो फोर्स लगाया है वो सही बनाया है, गलत बनाया है? सही है, गलत है बेटा? क्या सब प्लस है? प्लस है। प्लस है तो आप बाहर की ओर बनाएंगे कि अंदर की ओर? अभी थोड़ी देर पहले सीख किया है, तो ये बाहर की ओर ना, ये सही है? अरे बाहर की ओर ही तो है, हैं? क्या ये लाइन बताता है कि along द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस होता है कि नहीं है? जोड़ने वाली रेखा के along होता है, अनुदिश होता है, तो लाइन तो ये जा रही है आपकी, तो आप इस पर बनाइए ना। ये कहां से आ गया? पगला गए हैं क्या? सही हो गया, समझ में आया तरीका? लाइन जोड़ो, उसी पर फोर्स दिखाना है, बस लाइन के बियॉन्ड नहीं जाना है। उसी लाइन पर फोर्स या तो बाहर पड़ेगा या तो अंदर पड़ेगा, तीसरी कोई दिशा ही नहीं होगी। इतना आसानी से, और बच्चे ये कर नहीं पाते, देखते रहते हैं, न्यूमेरिकल उनसे 7 जन्म लग बीत जाता है और नहीं लगता है। केवल यही समझ नहीं आता, ना 5वां पॉइंट उनको समझ में आता है, ना 6वां पॉइंट उनको समझ में आता है। अगर आपको समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल लगेगा। देख रहे हो, न्यूमेरिकल लगवाने वाले पॉइंट्स हैं ये सब। आइए 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वें पॉइंट की बात करी जाए ना, करी जाए बेटा। 7वें पॉइंट की बात करी जाती है जिसको बोलते हैं मीडियम पे डिपेंडेंस। 7वां पॉइंट है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो भी मीडियम होगा, मीडिया जो भी मीडियम होगा। अच्छा तुम सवाल तो कर पाए ना, ये हैं? एक आध दे तुम करोगे? चलो एक चीज देता हूं, करके बताओ और बता दो, फिर मैं खुश हो जाऊं कि हाँ आप लोगों को लगाना सवाल आ गया है, और उसके बाद फिर मैं ये वाला पॉइंट स्टार्ट कर लेता हूं। कोई डायरेक्शन वगैरह वाला खेल नहीं दूंगा, एकदम 2 कौड़ी का सवाल देने वाला हूं बेटा। लग जाए तो समझ जाओ बुद्धि ठीक चल रही है, वरना फिर सीखने की जरूरत है और अभी भी दिमाग पे जोर देने की जरूरत है। हम कोई 2 चार्ज दिए गए हैं, वैल्यू पूछोगे तो मैं बताऊंगा। एक है +5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। Q2 बराबर -20 माइक्रो कूलाम। क्लियर है? इनके बीच का सेपरेशन दिया गया है आपको 5 मीटर। आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में कितना
फोर्स लग रहा है। ठीक है, काफी है, कर दीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब क्लियर है। न्यूमेरिकल लगाने का यही मंत्र होता है। कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जो भी एमकेएस सिस्टम में नहीं है, जो भी हमारे एसआई यूनिट में नहीं है, उसको एसआई यूनिट में बना लिया जाता है, फिर रखा जाता है वैल्यू। इस फार्मूले में जब आप लोग सवाल लगाओगे तो उस समय Q1 Q2 को रखोगे बिना साइन के साथ, बिना चिन्ह के साथ, क्योंकि यहां पर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड, परिमाण बताते हैं, डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं, समझे? तो ये जो प्लस माइनस आप लोग रख रहे होंगे, वो प्लस माइनस आपको नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट रखना है प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए। यानी सीधे मैं क्या रखूंगा, एफ की वैल्यू, सारा गिवन क्लियर है, सबको कन्वर्ट कर लिया है, डिस्टेंस पता है और डायरेक्ट एमकेएस सिस्टम में है, इसलिए सीधे रखी जाएगी। के की वैल्यू जानते हो 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू जानते हो 5 × 10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू जानते हो 20 × 10⁻⁻⁶। अब जो बच्चे रख करके माइनस लगा रहे थे उनसे गलत नहीं होगा, सही है, गलती थोड़ी है ना, वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही है फिर भी। लेकिन हम लोग केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं, परिमाण बताते हैं। माइनस माइनस रखने का मतलब दिशा हो जाती है। प्लस माइनस फोर्स बाहर लगेगा अंदर लगेगा, प्लस माइनस अंदर लगेगा, है कि नहीं है? और माइनस का मतलब इनवर्ड हो जाएगा और प्लस का मतलब आउटवर्ड हो जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। दोनों माइनस माइनस हो तो फोर्स कहां लगेगा? और जब माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस से तो होगा, तो बाहर को ही दिखाएगा, समझ में ना? प्लस प्लस का प्लस से दिखाएगा। इसलिए आपको यहां पर कोई साइन रखने की जरूरत, साइन रखोगे जब वेक्टर फॉर्म पढ़ूंगा, इसका सदिश रूप पढ़ूंगा, तब उसमें चिन्ह के साथ रखवाऊंगा। अपॉन R स्क्वायर 5 × 5, 5 × 5, 5 4 20, 5 × 5, 5 से 5 गया, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। 4 9 36, कितना हो जाएगा? 36 गुणे 10⁻⁹ × 10⁻⁻⁶, -12 -12 ही तो होगा, समान समान है, जुड़ गया। अब आगे देखो, 9 और 12 ये जुड़ेंगे घटेंगे, क्योंकि एक +9 है और दूसरा -12 है, बस घट जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा, +3 या -3? हाँ, 36 गुणे 10⁻³ न्यूटन। आप चाहें तो एक डेसिमल इधर खिसकाइए, 3.6 × 10⁻² न्यूटन। चाहे तो ये आंसर लिखो, चाहो तो ये आंसर लिखो। किसी का आया था? देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है 7th प्रॉपर्टी, उसका नाम आपने रखा है फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम नहीं है तब तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। दो चार्ज ले लिया, ये चार्ज पहला, ये चार्ज दूसरा, इनके बीच में हवा है, तो फोर्स कितना लगेगा? K/1 Q2 / R²। और K की वैल्यू क्या लिखोगे? 1/4πε0। यही तो लिखते हो ना, 9 × 10⁻⁹, यही तो लिखोगे जनरली, ये हो गया। लेकिन अगर ये हवा और निर्वात में ना रखे हो, इन्हीं दोनों आवेशों को उठा करके किसी पानी में रख दिया जाए, सेम सेटअप को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, अब क्या फोर्स वही रहेगा या अलग हो जाएगा, बदलेगा? सोच के बताना। डिस्टेंस नहीं बदली गई, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदला गया, लेकिन इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा करके मैंने पानी में रख दिया। अब बताओ फोर्स वही रहेगा कि बदल जाएगा? सोच के बताओ, अपना कॉमन सेंस क्या कहता है, वही रहेगा कि बदलेगा? कुछ अरे भाई दो लोग हैं, अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बताना जरा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अभी तो मैक्सिमम है क्योंकि हवा है कि नहीं है? दिखाई देता है वो हाथ पैर निकलता हुआ या फिर इनविजिबल होता है? अदृश्य होता है, दिखाई थोड़ी देता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को ऐसे हाथ पर खिया जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, दिखाई थोड़ी देता है वो सब, उसमें अपने यहाँ पे इनविजिबल होता है ना, अदृश्य होता है, फील्ड बनाता है बेटा, वो सब आगे पढ़ोगे, आगे है, लेकिन तुम वहां पहुंचोगे कब पता नहीं, ठीक है? तुम्हारी स्पीड देख के लग रहा है, तो ये खींच लेगा इसको, है कि नहीं, फील्ड। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसी सेटअप को उठा करके आपने पानी में रख दिया, तो आपको हवा में चलने में दिक्कत होती है, पानी में चलने में दिक्कत होती है? तो जैसे आपको दिक्कत होगी वैसे इनको भी दिक्कत होगी बेटा। ये भी पहले जितना हवा में जितना फोर्स लगा पा रहे थे, हवा में जितना लगा रहे उतना फोर्स पानी के अंदर नहीं लगा पाएंगे, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मीडियम के आने पर फोर्स हमेशा और हमेशा घटेगा, उतना नहीं रह जाएगा। पहले 90 न्यूटन लग रहा था ना, 80 न्यूटन लग रहा था, अब घट के हो सकता है 1 न्यूटन हो जाए। सोचो, मान लो हवा में दोनों के बीच कितना फोर्स था? 80 न्यूटन का, 81 न्यूटन का। जैसे उनको पानी में डुबोगे वो 1 न्यूटन का रह जाएगा। यानी मीडियम आने पर फोर्स हमेशा और हमेशा बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, ठीक है।
ये डिपेंड करता है मीडियम पे। और ये हमेशा एक बात याद, क्या यह बात याद रख के जाओगे हमेशा हमेशा, जो फोर्स एफ मैक्सिमम कब, एफ मैक्सिमम कब, सबसे अधिकतम बल कब लगेगा, जब या तो ये हवा में हो, निर्वात में हो, एयर में हो, वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस में, तब मैक्सिमम बल लगेगा, है ना। तो कब लगेगा, जब चार्जेस, आवेश कहां हो बेटा, आवेश जब चार्जेस कहां हो, हवा में हो, निर्वात में हो ना, एयर में हो, वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस में हो, जो भी बोलिए, यहां सब अगर होंगे तो आप क्या बोलेंगे, एफ मैक्सिमम होगा। उस समय फार्मूला क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। अभी तो फार्मूला यही लगा, आप सबको पता भी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो बोला भी क्या जा रहा है, निर्वात अथवा वायु, ये देखो एयर या फिर फ्री स्पेस, ये है निर्वात अथवा वायु सबसे अधिक, और यही एफ मैक्सिमम होता है फॉर एनी टू चार्जेस के लिए। लेकिन अगर कोई मीडियम आया, इन प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, मीडियम के आने पर, मीडियम के आने पर अब फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, मीडियम के आने पर फोर्स घटेगा। सिखाया भी जाएगा आपको, बताऊंगा अभी मैं वो, है ना, एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे, लेकिन अभी केवल इतना पढ़ना है हमें, थोड़ा थोड़ा ना इंट्रोडक्शन सीखना है। तो एफ उसको मैं किसी लिखता हूं, एफ को मैं लिखता हूं किसी मीडियम के नाम से, कि मान लो मैंने कोई मीडियम लिख दिया। अब मीडियम वाला फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमेशा रहेगा, इसको आप हटा ही नहीं सकते, यूनिवर्सल चलेगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, फोर्स वही एक बदल गया, देखो अभी 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 देखो, वही एक बदल गया, वही तो है, कुछ बदला नहीं, बदला ना, जो ऊपर लिखा है वही तो यहां भी लिखा है। लेकिन आपका फोर्स बढ़ा है कि घटा है, घटेगा। रास्ते में बाधा, रुकावट आएगी नहीं आएगी, एक मैग्नेट इधर लगाओ, एक मैग्नेट इधर लगाओ, दोनों अट्रैक्ट रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन बीच में इतनी मोटी कार्ड शीट रख दो, चादर रख दो, कोई प्लेट रख दो, तो उसी ताकत से थोड़ी अट्रैक्ट रिपेल कर पाएंगे, है कि नहीं है। कोई ना कोई होगा जो उनकी ताकत को कम करेगा, नहीं करेगा। तो मीडियम आएगा उसकी ताकत को रोकने के लिए, कम करने के लिए। अब बताओ इसको, ये गुणा होगा या भाग होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ये वाली जो चीज है मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा बेटा, वही थोड़ी रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा ना। यानी ये डिवाइड हो जाता है बेटा एक कांस्टेंट से, जिसे कैपिटल के लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल के। नई चीज आपके सामने आती है जिसे मीडियम कहते हैं, कैपिटल के ही, इसको ही ER के नाम से जाना जाता है, समझे। कैपिटल के को ही एप्सिलॉन नॉट R लिखा जाता है। तो ये नई चीज हो जाती है, किसमें फोर्स है, ये मीडियम में। मीडियम में जब भी फोर्स आएगा हमेशा ये करोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मीडियम का फोर्स और हवा का फोर्स, जिसे F0 से लिख सकते हो, हवा वाला, एयर वाला, मैक्सिमम वाला, दोनों में केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, समझ, Fm इज इक्वल टू, Fm फॉर मीडियम, माध्यम। अगर ध्यान से देखो तो लिखा क्या है, समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k। क्या ऐसे ही लिखा है, मिला लो। क्या ये चीज वही तो लिखी हुई है, ये चीज क्या है, कोई बताएगा, ये चीज क्या है, F0 ऊपर लिखा है, नहीं लिखा है, ये चीज है क्या, F0 ही तो है। तो Fm बराबर मैं लिख सकता हूं F0, लेकिन साथ में क्या है, मल्टीप्लाई F0 मल्टीप्लाई बाई 1/k, तो आपका हो जाएगा F0 अपॉन k या F0 अपॉन ER। ये हो जाएगा किसी मीडियम में फोर्स। माध्यम के आने पर बल घटा या बढ़ा, घटा कि बढ़ा बेटा, डिक्रीज हुआ ना। मीडियम के आने पर फोर्स, अरे डिवाइड हो रहा है, पहले 80 था, अब जो भी k होगी उस k से डिवाइड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल दो चार्जेस के बीच में फोर्स दिया था मुझे 100 न्यूटन, अब मैंने कहा जिस मीडियम में डुबोया उस मीडियम में k की वैल्यू आपको दी गई थी 20, बताओ अब फोर्स कितना हो जाएगा, अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 100/20, 5, 200 तो नहीं आ रहा था किसी का, 2000। याद रखना हमेशा और हमेशा, अगर 100 न्यूटन हवा में आपको दिया गया है ना, मीडियम में फोर्स हमेशा ज्यादा आएगा कम आएगा, किससे कम आएगा, हवा वाले से, वैक्यूम वाले से हमेशा कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता। इसलिए ये और ये चीज समझने की देर है। के है क्या, आपने नाम नहीं बताया सर, के का नामकरण भी कर दिया जाए कि के को कहा क्या जाता है। तो के को कहा जाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। ER को क्या कहते हैं, एक चीज है रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि रिलेटिव क्यों, क्योंकि ये
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। के को क्या कहा जाता है? ई आर लिखा है ना, तो ई आर को क्या कहोगे? रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो जहां के, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? हवा की, वैक्यूम की या मीडियम की? क्या मीडियम के आने पर ये मिलता है कि बिना मीडियम के मिल जाएगा? मीडियम के आने पर। मीडियम जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। तभी तो मैंने लगा एफ मैक्सिमम कब होगा? जब चार्ज कहां रखा हो? हवा में रखा हो, है कि नहीं है? तो ये फोर्स मैक्सिमम आता है बेटा, यही में एफ मैक्सिमम है। लेकिन मीडियम के आने पर फोर्स क्या होता है? अब बताइए, यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? मीडियम के आने पर क्या हो सकता है? फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? फोर्स घट जाता है, फोर्स डिक्रीजेस, हमेशा और हमेशा घटेगा। जितना ताकतवर मीडियम लाओगे उतना ही कमजोर फोर्स होता जाएगा। तो के को कहा जाता है परावैद्युतांक या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब सापेक्ष विद्युतशीलता, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है स्पेसिफिक इंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं विशिष्ट परावैद्युता। अब छोड़ो, ये सब नाम नहीं जानना है आपको, यही दोनों नाम याद रख, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तीन तीन नाम नहीं जानो, एक दुइये नाम जानो। चाहो तो के लिखो, चाहो तो क्या लिखो? ई आर, ये आप पे डिपेंड करता है। चाहो तो के लिखो, चाहो तो ई आर लिखो, ये आपकी खोपड़ी पे डिपेंड करता है बेटा। बात समझ आई क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? के और ई आर एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है बेटा। चाहो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो, परावैद्युतांक कहो, नाम हिंदी में क्या लिख सकते हो? परावैद्युतांक। अब कोई बताएगा इसका कोई मात्रक वगैरह आएगा कि नहीं आएगा? या फिर सापेक्ष विद्युतशीलता, बताओ इसका कोई मात्रक वगैरह होगा कि नहीं होगा? बताइए सब लोग। हाँ, अच्छा, अभी इसका मात्रक क्या है? अभी इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है कि नहीं है इसका मात्रक? और सोच, अगर इसका भी मात्रक कुछ होने लगेगा, मान ले कुछ भी, तो क्या न्यूटन पर करके आएगा? तो एक जगह न्यूटन और एक जगह न्यूटन पर करके कुछ आएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यही याद रखना है। क्योंकि नाम क्या लिखा है इसका? परावैद्युत अंक। अंत में लिखा है ना, डाइलेक्ट्रिक तो लिखा है, लास्ट में क्या लिखा गया है? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ में आया? लास्ट में लिखा है ना कांस्टेंट, नियतांक है, एक अंक है ये, इसकी कोई यूनिट लेस है ये। नहीं तो इसकी भी यूनिट लिख डालो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर साइलेंट नॉट का होता है वैसे ई आर का, जैसे ई नॉट का वैसे ई आर का। फार्मूला समझ में आया? यहीं पर क्या लिख सकते हो? मतलब एफ इन मीडियम को लिखने का तरीका ये ऐसे भी लिखते हैं। अरे के को क्या लिख सकते हो? ई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसका एक लास्ट तरीका क्या चीज है, वो देखोगे तो चौंक जाओगे, अरे ये नया चीज क्या आ गया सर जी। अब हम छोड़ देते हैं फिजिक्स पढ़ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको अकेले क्या लिख दिया गया? एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम में फोर्स लिखने का इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता, माध्यम में बल लिखने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। केवल नॉट आउट चला गया, नॉट गया बेटा, नॉट की जगह पर क्या आया? अरे नॉट के साथ कौन था? ई आर, तो उन दोनों की जगह पर कौन आया? ई। अब आपके लिए नई चीज आई, अब सोच रहे होगे कि ये क्या चीज है, आई कि नहीं आई एक नई चीज? ये उतार लिया, उतारो। चलो एफ नॉट बराबर 1/4 पाई, बताइए आप फार्मूला। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जिसको अभी तक एफ लिखते थे उसको एफ नॉट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हवा में फोर्स है, हवा में फोर्स लिखने का तरीका एफ नॉट लिख दिया जाता है। अब दूसरा क्या लिखा? क्या यहां पर ई आर है कि नहीं है? क्या यहां पर ई आर है कि नहीं है? हवा में लिख रहे हैं, हवा में, वैक्यूम में, वैक्यूम में, वैक्यूम में ई आर है कि नहीं है? क्या अच्छा ये बताओ, क्या ये फोर्स मैक्सिमम आता है? अधिकतम आता नहीं आता है? हवा में है। अरे हवा में बता रहे हो बेटा, एयर और वैक्यूम में तो मैक्सिमम आता है, मीडियम के आने पर फोर्स पे इफेक्ट आता है। जब तक कोई मीडियम नहीं है, मतलब एयर चल जाएगी, लेकिन जब तक एयर के अलावा कोई भी मीडियम आएगा तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर मान ले कोई मीडियम आया, पानी, वाटर आ गया, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है, वैसे 81 80 81 होता है, ठीक है? के या फिर क्या लिख सकते हो? ई आर। तो अब बताओ एफ इन वाटर क्या लिखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू सेम Q1 Q2 अपॉन आर। इस
एप्सिलॉन ई नॉट ई आर को क्या लिखा जाता है? ई नॉट ई आर को डायरेक्ट लिखा जाता है एप्सिलॉन। अब ये नई चीज आपके लिए आई कि सर ये क्या चीज है, तो इसे कहा, ये क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है बेटा। और ये स्पेस की, फ्री स्पेस की, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी मीडियम की है, बट ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या परमिटिविटी हो जाएगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब तुमसे कोई ई आर पूछ ले तो ई आर बराबर क्या बताओगे सब लोग? ई आर बराबर क्या लिखोगे? कोई बता सकता है? ई आर बराबर ई अपॉन ई नॉट। ई आर बराबर क्या लिख सकते हो? ई अपॉन ई नॉट। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब सोचो, इसकी जगह पर आपने फार्मूला लिखा एफ इन मीडियम इक्वल टू लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई आर की जगह पर क्या लिखा था? केवल एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा नहीं लिखा? अब बताओ, क्या ये और ये एक ही जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन क्या चीज, क्या चीज सेम है? क्या Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेम है दोनों जगह? तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन और क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या एक जैसा दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा है कि नहीं है? ये बात दिख रही है? ये दोनों एक ही जैसा तो थोड़ा थोड़ा है, इसलिए इसका भी यूनिट न्यूटन और इसका भी यूनिट, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम कि अलग अलग? सेम, तभी तो यूनिट न्यूटन आएगा, नहीं तो अलग अलग नहीं हो जाएगा। यानी अगर मान ले कुछ भी होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन इसका भी क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बचेगा क्या? ई आर का कोई यूनिट आएगा भी? ई आर क्या है? यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ई आर यूनिट, तभी तो इसका नाम रखा है आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये परावैद्युतांक है, अंक है, ये डिजिट है, नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होने वाली है। समझ में आई ये चीज क्या है? ई को बताने का तरीका, मतलब ई क्या है? निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है। यह है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। कोई भी मीडियम आएगा, ये लिखो या ये लिखो। सोच, जब आपने हवा, क्या हवा एक मीडियम है कि नहीं है? बताओ। हवा एक माध्यम है, लेकिन फिर भी फोर्स कैसा है? मतलब हवा भी एक मीडियम है, तो अगर हवा के लिए बात कर तो यहां भी ई आर आ सकता था, लेकिन ई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, 1 या 1 से भी ज्यादा। हवा अगर 1/0 करेगा तो इंफिनिटी हो जाएगा बेटा, क्योंकि हवा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ई आर की वैल्यू हवा के लिए क्या हो सकती है? 1। ई आर की वैल्यू हवा के लिए क्या हो सकती है? और ये सबसे छोटी वैल्यू है ई आर की। यानी ई आर फॉर किसके लिए? हवा के लिए, एयर के लिए क्या होने वाली है? के की वैल्यू 1 होने वाली है। ये है, और यही ई आर की, यही के मिनिमम होता है। के की सबसे छोटी वैल्यू यही है। के की सबसे छोटी वैल्यू यही है और कुछ नहीं। इसको ऐसे लिख लो, फॉर एयर, हवा के लिए, फॉर एयर के इक्वल टू 1, और यही के क्या है? मिनिमम। के की सबसे छोटी वैल्यू यही है। के की वैल्यू और क्या हो सकती है किसी और के लिए? 1 से ज्यादा या 1 से कम। ये कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है। 9 × 10⁻⁹ कैपिटल के है। तो 1 से और किसी और मीडियम के लिए, फॉर अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, कोई भी अदर मीडियम, कोई दूसरा माध्यम आएगा बेटा, कोई दूसरा माध्यम। बताओ, फोर्स बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा घटाएगा बेटा? फोर्स घटाएगा। घटाएगा, इसलिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये आएगी। तो 1 से ज्यादा आएगी तभी तो आप लोग करोगे। देख इधर देख, एफ नॉट इक्वल टू, सॉरी आपने क्या लिखा था? एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। क्या हवा में फोर्स मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है? हवा में फोर्स मैक्सिमम आता है ना, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के की वैल्यू क्या लिखोगे? और जब 1 रखोगे तो वही हवा में ही तो फोर्स बता रहे हो। एफ एयर बराबर एफ नॉट बाई 1 करोगे तो वही तो आएगा, कुछ बदलेगा थोड़ी। लेकिन जैसे ही के की वैल्यू कुछ और रखोगे, पानी, कांच, कोई मीडियम रखोगे, तो के की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पानी रखते ही 80 हो गया। अब आप क्या लिखोगे? एफ इन वाटर इक्वल टू एफ इन हवा बटे 80। बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा बेटा? सोच रहे हो बढ़ा कि घटा? मीडियम आया कि नहीं आया? तो आंख बंद करके घटा बोल, उसमें क्या सोचना। मीडियम आने पर फोर्स घटेगा ही घटेगा। किसी भी माध्यम के लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर, और सबसे ज्यादा ताकतवर तब होगा जब हवा में होगा या वैक्यूम में होगा। वैक्यूम के लिए भी यही 1 ही लिख लेते हैं, ई आर वैल्यू हर जगह छिप जाएगा। वैक्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम ही नहीं होता।
अच्छा, फॉर मेटल, धातु के लिए बेटा के की वैल्यू इंफिनिटी होती है। के की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है, समझे? तो अगर सोचो, अगर आपने दो आवेशों के बीच में कोई मेटल रख दिया, धातु रख दिया, तो अब आप क्या लिखोगे? फोर्स। मेटल रख दिया तो एफ एम बराबर एफ नॉट बटे इन्फिनिटी। एक बटा अनंत की वैल्यू क्या होती है? एक को अनंत टुकड़ों में तोड़ दो तो जीरो। 1/इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। और जब जीरो हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी दो आवेश के बीच में अगर कोई मेटल रख दी जाती है तो इन दोनों का प्रभाव कितना हो जाता है? जीरो। ये दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगा पाते। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है अगर वो आप खत्म करना चाहते हैं तो कोई तीसरा चार्ज ना लाओ, बल्कि क्या ले आओ? मेटल ले आओ, क्योंकि मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक से छोटी। अगर के लेस देन 1 तो गलत है, के नेगेटिव इक्वल टू लिखा गया है -3 गलत है, ये सब गलत है। सही ये है, ये हवा के लिए है और ये है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।